नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बीडीओ 2018 एग्जाम के लिए, केवीएस 2022 के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो सभी जो बिंदु पढ़ाए जाएं, आपको जो समझाए जाएं, उनको ध्यान से समझिएगा और 1 से 2 प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल सी के लिए भी। तो अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज को समझिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। क्लियर आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर का विकास हिस्ट्री की 16वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था और इसके फलस्वरूप वह जिस रूप में पहुंचा आज हमारे सामने है। तो आज हम देखते हैं मोबाइल, ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर है, लैपटॉप ये भी एक कंप्यूटर है। परंतु आज के कंप्यूटर में भी पिछले 50 सालों के दौरान तेजी से परिवर्तन हुआ, यानी कि जो पिछले 50 से 60 वर्षों में जो परिवर्तन आया है वो बहुत ही सकारात्मक हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। कंप्यूटर की पीढ़ियां कंप्यूटर की कार्य क्षमता के आधार पर विकसित होती जा रही हैं, जो इस प्रकार है। तो जो जैसे जैसे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बदली, वैसे ही कंप्यूटर की पीढ़ियां भी बदली। उनके स्वरूप में परिवर्तन आया, उनके आकारों में परिवर्तन आया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अभी आपको समझाने वाले हैं। क्लियर है आपको? तो अपना उद्देश्य बहुत क्लियर रखिएगा, टॉपिक बिल्कुल क्लियर रखिएगा, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा और यही क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर के विकास की अवधि को हम 5 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां के रूप में जाना जाता है। क्लियर आपको? क्या कंप्यूटर की विकास की अवधि जो है उसे हम 5 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो अभी 5 पीढ़ियां हैं, 6वीं पीढ़ी भी आने वाली है, लेकिन 6वीं पीढ़ी में क्या परिवर्तन आएगा वो अभी किसी को पता नहीं है। सबसे पहले हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं 5 पीढ़ियों की समयावधि क्या है और उनमें क्या क्या घटक थे, कौन कौन से मुख्य परिवर्तन आए थे। तो सबसे पहली पीढ़ी थी 1940 से 1956 के बीच में, और ये वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें क्या प्रयुक्त हुआ था? इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। फिर दूसरी पीढ़ी आई आपकी 1956 से 1963 और इसमें ट्रांजिस्टर प्रयुक्त हुए थे। क्या प्रयुक्त हुए थे? ट्रांजिस्टर। क्लियर आपको? इसमें ट्रांजिस्टर प्रयुक्त हुए थे। फिर तीसरी पीढ़ी आई आपकी 1964 से 1971 के बीच में और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था, जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया था कंप्यूटर के युग में। फिर अगला चौथी पीढ़ी आती है आपकी 1972 से 1989 में, जब माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। क्या? माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे और कंप्यूटर बहुत ही तेज काम करने लगा, आपकी स्पीड बहुत बढ़ गई, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। इसके बाद आती है आपकी 5वीं पीढ़ी जो 1989 से अब तक थी, यानी कि कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर स्वतः बहुत से कार्य करने लगा। क्या? कंप्यूटर स्वतः ही अपनी बुद्धि से बहुत से कार्य करने लगा। तो ये सब क्या था? ये सब आई कब? 1989 से अब तक 5वीं पीढ़ी में, जब कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा है। अभी 6वीं पीढ़ी में शायद यह परिवर्तन आएगा कि जो चिप होती है वो मनुष्य के दिमाग में फिट की जाएगी। क्या? एक जो चिप बनाई जाएगी और वो मनुष्य के दिमाग में फिट की जाएगी, जिससे मनुष्य के कार्य करने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। ये प्रयोग चल रहे हैं और एक बंदर पे ये प्रयोग किए जा चुके हैं, जिससे बंदर ने कंप्यूटर पे गेम खेलना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक कंप्यूटर का विकास होने वाला है। जब व्यक्ति के दिमाग में चिप फिट कर दी जाएगी, व्यक्ति कितना तेज हो जाएगा, उसके दिमाग में कितनी ज्यादा मेमोरी इकट्ठी हो जाएगी, वो बहुत सी चीजें याद कर लेगा तुरंत, उसे गूगल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें संभव हो पाएंगी अगले 8 से 10 साल में, 2030 तक
फिर ये आपकी जो मोबाइल की वैल्यू है ये बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो 1989 से अब तक 5वीं पीढ़ी कृत्रिम बुद्धि। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे हम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बारे में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या हुआ था उसके बारे में समझेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1945 मानी जाती है। क्लियर आपको? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1945 से मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब या थर्मियोनिक वैल्यू, ठीक है, थर्मियोनिक या थर्मियोन वाल्व प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, यहां वाल्व होगा, क्या? वाल्व। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे और उन पर प्रोग्राम लिखना कठिन होता था। कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते, एक एक दो दो कमरों में, बहुत बड़े बड़े कमरों में ये आते थे। प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम क्या है? इनैक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। तो क्या याद करना है? एक तो आपको इसके ईयर याद करना है, 1940 से 45 मानी जाती है। ठीक है, और इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग हुआ था। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और इनके उदाहरण आपको याद करने हैं, इनियक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक। क्लियर है आपको? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के गुण क्या थे? तो वैक्यूम ट्यूब उस समय उपलब्ध अकेले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब ने ही संभव बनाया। इस समय तीव्र गति से गणना करने वाले अकेले यंत्र थे जो मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। क्लियर आपको? सीमाएं क्या थी इनकी? ये आकार में बहुत बड़े थे। ठीक है, ये आकार में बहुत बड़े थे, विश्वसनीय नहीं थे, कभी कभी गलतियां भी करते थे। हजारों वैक्यूम ट्यूब नियमित रूप से बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करते थे। तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो बहुत मात्रा में गर्मी पैदा करते थे, वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती थी। तो क्या हुआ, जब कंप्यूटर जो पुराने थे, आप देखेंगे जो पुराने स्कूलों में कंप्यूटर लगते थे वहां एसी भी लगाई जाती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। तो उनके लिए कम तापमान चाहिए था, गर्मियों में वो काम ही नहीं कर पाते थे। हार्डवेयर में टूट फूट, खराबी आदि की संभावना अधिक थी। नियमित देखभाल की आवश्यकता होती थी, उन्हें नियमित देखना पड़ता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 मानी जाती है। 1955 के आसपास ट्रांजिस्टर नाम के यंत्र ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को विद्युत ट्यूबों का स्थान ले लिया। जो वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहे थे, इलेक्ट्रिक वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहे थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, उनका स्थान किसने ले लिया? 1955 के आसपास ट्रांजिस्टर ने। क्लियर आपको? इसलिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1956 से। और कब तक मानी जाती है? 1963 तक। क्लियर आपको? विद्युत ट्यूबों की अपेक्षा ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं और उनकी काम करने की गति अधिक होती है। इनमें कोई फिलामेंट नहीं होता है और उन्हें उष्मा की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनकी निर्माण लागत भी बहुत कम थी। इस प्रकार कंप्यूटर के आकार में भी काफी कमी आई। पहले जहां बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे उनके आकार में अब कमी आने लगी। किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर के प्रयोग से। तो दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर प्रयोग हुआ। पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब। क्लियर आपको? देखिए यहीं पर आपको याद हो जाएगा, कोई भी चीज जो भी है वो सब भी आपको याद हो जाएंगी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, स्मृति यानी कि मेमोरी, प्रोग्राम की भाषा और इनपुट एवं आउटपुट यूनिटों की अवधारणा विकसित की गई थी। जो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें सीपीयू की, मेमोरी की, प्रोग्राम की भाषा जैसे C++ है, आपका जावा है, ये सब इस तरह की भाषाओं का उस समय दूसरी भाषाएं थी, उनका क्या अवधारणा विकसित हो गई। इनपुट एवं आउटपुट यूनिट की अवधारणा विकसित हो गई। क्लियर आपको? प्रोग्राम की भाषा कोबोल, फोर्ट्रॉन इस अवधि के दौरान विकसित की गई थी। तो उस समय सेकेंड जनरेशन में कौन सी भाषाएं विकसित की गई थी प्रोग्राम के लिए? कोबोल और फोर्ट्रॉन। क्लियर आपको? दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर IBM 1620, IBM 1401, CDC 3600, साथ ही अन्य IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एवं यूनिवैक 1108 इत्यादि इसके उदाहरण है। लाभ क्या थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार में छोटे होते थे। ठीक है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आकार में छोटे थे, अधिक विश्वसनीय थे। क्या थे? अधिक विश्वसनीय थे, कम गर्मी पैदा करते थे। क्लियर आपको? तो वो कंप्यूटर क्या करते थे? कम गर्मी पैदा करते थे। गणना समय और गणना का समय कम हो गया था, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड हो गया था। तो जो काम पहले मिली सेकेंड में होता था अब वो माइक्रो सेकेंड में होने लगा, अतः तीव्र गणना करने लगे। कब? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर।
क्लियर आपको? हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर की जो बॉडी होती है उसमें टूट फूट काफी कम हो गई। क्लियर आपको? व्यावसायिक उत्पादन होने लगा। अब कंप्यूटरों का व्यावसायिक उत्पादन होने लगा। सीमाएं क्या थी? अभी भी वातानुकूलन की आवश्यकता थी, नियमित देखरेख भी आवश्यक थी, इनके कल पुर्जों को स्वयं जोड़ना होता था। व्यावसायिक उत्पादन अब भी महंगा व जटिल था। क्लियर आपको? ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की सीमाएं थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। क्लियर आपको? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी में सुधार होते रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी के आविष्कार ने बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सिलिकॉन चिप्स में समाहित करने में सफलता अर्जित की। यह तकनीकी एकीकृत परिपथ कहलाई। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाई। इन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की मदद से निर्मित कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व शुरुआत करते हैं। तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या शुरू हुआ? आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा। पहली में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर का, और तीसरे में क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग होने लगा। क्लियर आपको? तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण निम्न है। IBM 360, हनीवेल 6000, पीडीपी पर्सनल डाटा प्रोसेसर और IBM 370 168। लाभ क्या थे? अन्य पिछले कंप्यूटरों से ये आकार में बहुत छोटे थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से अधिक विश्वसनीय थे, कम गर्मी व उष्मा छोड़ते थे, इन्होंने गणना समय और कम लिया जो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड हो गया, जो माइक्रो सेकेंड से क्या हो गया? नैनो सेकेंड हो गया। देखरेख पर व्यय हार्डवेयर टूट फूट कम होने से कम हो गई। ठीक है, आसानी से वहनीय थे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता था। इनको बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादन किया गया, इनका बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादन होने लगा। ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें कम पड़ती थी। क्या था? ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें कम पड़ती थी। अब सभी कल पुर्जे स्वयं जोड़ने की आवश्यकता नहीं रही, श्रम व समय की बचत संभव हुई। सीमाएं क्या थी इनकी? आईसी चिप्स को बनाए रखना मुश्किल होता था। आईसी चिप्स के निर्माण के लिए अति जटिल तकनीक यानी कि हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती थी। वातानुकूल बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। वातानुकूल बनाए रखने के लिए क्या होता था? एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी यानी कि एसी लगानी पड़ती थी इन कंप्यूटर्स को प्रयोग करने के लिए। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1972 से 2010 से मानी जाती है। ठीक है, 2010 तक मानी जाती है। प्रारंभ में आईसी की में मात्र 10 से 20 संख्या में ही सर्किट समाहित किए गए थे, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एसएसआई तकनीकी कहलाती है। आगे चलकर उन्नत तकनीकी के विकास से यह संख्या 100 तक पहुंच गई, जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एमएसआई के नाम से प्रचलित हुई। उसके पश्चात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का समय आ गया, जिसमें 30,000 से भी अधिक सर्किट एक छोटी चिप में समाहित करना संभव बना। तो समझ रहे, पहले मात्र 10 से 20 होते थे और इतना विकास हुआ कि 30,000, तकरीबन 30,000 से अधिक सर्किट एक छोटी चिप में समाहित होने लगे। इससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसके पश्चात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी विकास विकसित होने में 1 मिलियन से भी अधिक सर्किट एक चिप में समाहित किया जा सकते थे। तो 1 मिलियन से भी अधिक यानी कि 10 लाख से भी अधिक चिप, एक सर्किट एक चिप में समाहित किए जाने लगे। भविष्य में कंप्यूटर की तकनीक में और भी विकास होगा। इसे एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी ने छोटे किंतु अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास, फ्यूचर कंप्यूटर डेवलपमेंट को संभव बनाया है। क्लियर आपको? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या है? तो IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000 एवं PUP 11 इत्यादि। इनके लाभ क्या थे? आकार में बहुत छोटे हो गए थे क्योंकि कंपोनेंट को आपस में पास पास जोड़ना संभव हो गया था। अत्यधिक विश्वसनीय थे, ऊष्मा बहुत कम उत्सर्जित करते थे, बहुत सी स्थितियों में वातानुकूलन आवश्यक नहीं था। जो वातानुकूलन था अब बहुत सी स्थितियों में आवश्यक नहीं होता था। पिछली पीढ़ियों से अधिक तेजी से गणना करते थे। इसकी गणना की गति अर्थात गणना समय नैनो सेकेंड से पिको सेकेंड में होती थी। हार्डवेयर में टूट फूट अत्यंत कम हो जाने से रख रखाव के व्यय में कमी आई। छोटे आकार के कारण वहनीयता का गुण रखते थे। सामान्यतः दैनिक कार्यों में भी प्रयुक्त होते हैं।
इन्हें स्वयं जोड़कर तैयार करना पड़ता, साथ ही जोड़ने इत्यादि का खर्च अत्यंत कम आता था। सभी पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर में से ये सबसे सस्ते थे। सीमाएं क्या थी? LIC चिप्स के निर्माण में बहुत अधिक आधुनिक व उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की। 1990 शताब्दी के कंप्यूटरों को पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग भी कर सकता है। इनमें कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन की अवधारणा आरंभ की गई ताकि कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। यह अभी भी विकास की अवस्था में है। क्लियर आपको? तो कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अभी भी विकास की अवस्था में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप प्रयोग करते हैं अपने मोबाइल में, जब आप बोलते हैं और वो टाइप कर देता है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब आप टच करते हैं और वो फोटो एडिट कर देता है, तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब आप स्नैपचैट यूज करते हैं, वो अचानक से स्टिकर आ जाते हैं आपके कैमरे में, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो आपकी आंखें ढूंढ लेता है, वो आपके कान ढूंढ लेता है, वो आपका मुंह ढूंढ लेता है और आपका मेकअप कर देता है। ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर आपको? कृत्रिम बुद्धि है कंप्यूटर की, वो अपनी बुद्धि से काम करने लगता है क्योंकि हर किसी का चेहरा अलग है, हर किसी के चेहरे को पहचान लेता है, आपके फेस से अनलॉक कर देता है कंप्यूटर। ठीक है? आपका जो फेस अनलॉक होता है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर आपको? तो इस पर अभी विकास चल रहा है। पांचवी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर उदाहरण निम्नलिखित हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एवं क्रोमबुक। क्लियर आपको? तो ये अभी यूज हो रहे हैं, अभी और भी इनमें विकास होगा अगले 8 से 10 साल। और उम्मीद करता हूं अगले 8 से 10 साल में जो मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य के दिमाग में चिप का प्रयोग शुरू हो जाएगा और ये कंप्यूटर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इधर से उधर ले जाने की, बस आप दिमाग में अपना सोचेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है? जैसे आप हॉलीवुड मूवी में देखते होंगे, वैसा जब कोई कल्पना कर पाएगा तभी तो उसको जमीन पर चरितार्थ हो पाएगा, है ना? तो वास्तविकता में वही चीज उतर पाएगी जिसकी कल्पना की जा सकेगी। यह विभिन्न आकारों और अनूठी विशेषताओं में उपलब्ध है, अधिक विश्वसनीय है और तेजी से काम करते हैं। यह मल्टीमीडिया फीचर द्वारा उपयोगकर्ता के सरल इंटरफेस के साथ कंप्यूटर संचालित होता है। यह बहुत निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग करते हैं। क्लियर आपको? और मानव मस्तिष्क को सुस्त और कमजोर कर सकते हैं। जब आपका सारा काम कोई और करेगा तो आपका दिमाग जाहिर सी बात है सुस्त हो जाएगा। पहले जब शुरुआत में फोन आए थे तो सभी के पास फोन होते नहीं थे, इसलिए लोग क्या करते थे? अपने घर के सभी लोगों के मोबाइल नंबर याद कर लेते थे। आज के टाइम में ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपना मोबाइल नंबर याद नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीजें हमारे दिमाग को सुस्त कर रही है, कमजोर कर रही है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने एक एक चीज बारीकी से पढ़ी होगी, एक एक चीज समझी होगी। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत लगी हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, आपकी पूरी जो समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार वीडियो और KBS से रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।